नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर मंथ जो है वो जनरली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो कि इंडिया और वर्ल्ड वाइड महिलाओं में होने वाला नंबर 1 कैंसर है, लेकिन हम इसको अगर जल्दी से पकड़ पाएं तो हम इसका शर्तिया इलाज या यूं कह सकते हैं कुछ हद तक पूरा इलाज हम कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर द्वारा एक जागरूकता अभियान ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हम लोग आज करने जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत आज हमने जो हमारे हॉस्पिटल के पैनल बुलाए हैं वो दोनों कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर रोहित स्वामी जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और विगत कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत सारे कैंसर के केसेस डील किए हैं। तो हम इनसे मेडिकल साइड से जो हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए अच्छे से अच्छा हम जान सकते हैं वो इनसे बात करेंगे। दूसरे हमारे साथी हैं डॉक्टर दिनेश गुप्ता, ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने भी कैंसर में बहुत काम किया हुआ है। तो आइए आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक ब्रेस्ट कैंसर को कैसे हम जल्दी से पकड़ें और किस तरह से हम मतलब जल्दी से उसको डायग्नोज करके और प्रभावी इलाज हम करा सकें। तो डॉक्टर रोहित एंड डॉक्टर दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है और महिलाओं में नंबर 1 कैंसर है जो कि हमारे इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे डॉक्टर रोहित आपसे कि आप इतने सारे कैंसर्स के मरीज देखते हैं, तो ये बताइए कि हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन है और इसके क्या मेन रीजंस हो सकते हैं, मुख्य कारण क्या है? जी बिल्कुल सर, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसर में सबसे कॉमन कैंसर है इंडिया के अंदर। लगभग जितने भी कैंसर्स महिलाओं को होते हैं उनमें से 14% कैंसर केवल ब्रेस्ट कैंसर ही होते हैं। हर 1 लाख महिलाओं के अंदर 30 से 50 महिलाओं को हर साल नए ब्रेस्ट कैंसर के साथ डायग्नोस होती है। अगर हम इसे सरल भाषा में बोलें तो हर 4 मिनट के अंदर एक महिला ब्रेस्ट कैंसर के नए केस के साथ डायग्नोस होती है। ब्रेस्ट कैंसर के कई कारण होते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कारण है बढ़ती उम्र। जनरली ब्रेस्ट कैंसर होने की उम्र 50 से 60 साल होती है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के जो कारण है वो है फैमिली में किसी और को ब्रेस्ट कैंसर होना, पहले खुद की कोई हिस्ट्री होना ब्रेस्ट कैंसर होने की या फिर ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर होने की, हेरिडिटरी कैंसर होना जिसमें फैमिली में 2 से ज्यादा रिलेटिव्स को कैंसर हुआ हो। इसके अलावा माहवारी शुरू होने की उम्र से पहले माहवारी शुरू हो जाना या माहवारी बंद होने की उम्र के बाद तक लंबे टाइम तक माहवारी चलना, फर्स्ट प्रेगनेंसी या फर्स्ट चाइल्ड जो है 30 साल की उम्र के बाद होना, या फिर फर्स्ट चाइल्ड या कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाना, पहले कभी रेडिएशन का कोई एक्सपोजर होना छाती पे, जैसे कि बच्चों के अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन वगैरह अगर पहले कभी यूज हुई हो तो वो भी एक कैंसर का फैक्टर बन सकता है। इसके अलावा जो मॉडिफाइबल कॉजेज हैं उनके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि मोटापा को अगर कम करें तो ब्रेस्ट कैंसर से बचाव हो सकता है, और शराब का सेवन ना करना या फिर लिमिटेड अमाउंट में शराब का सेवन करना, ये ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर आजकल काफी ज्यादा कॉमन हो रहा है इंडिया के अंदर। तो इतना अगर कॉमन है तो डॉक्टर दिनेश, हम कैसे पहचानें कि हम ब्रेस्ट कैंसर हमें हो सकता है? क्योंकि जैसे डॉक्टर रोहित ने बताया कि बहुत सारे रीजन हैं और हो सकता है कि ये बहुत कॉमन हो ये फैक्टर्स हर फीमेल्स में, तो वो अपने आप को कैसे पहचान सकती है कि इसके मुख्य लक्षण क्या हैं कि हम जब थोड़े से अवेयर हों कि हमें ये कैंसर हो सकता है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन लक्षण है ब्रेस्ट में गांठ का महसूस होना। ये जो गांठ है शुरुआत में पेन रहित, दर्द रहित होती है और हार्ड होती है। धीरे धीरे ये गांठ बढ़ती जाती है और शरीर के बाकी हिस्सों में फैलती है। अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता लगाना है तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो मैमोग्राफी और एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। मैमोग्राफी जो है वो 40 इयर्स की एज के बाद साल में एक बार मैमोग्राफी करके हम ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी स्टेज में पता लगा सकते हैं, और उसके बाद साल भर में एक बार मैमोग्राम कराते रहें तो ब्रेस्ट कैंसर मिस होने के चांसेस बहुत कम है
और अगर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट भी होगा इस मैमोग्राफी के दौरान तो वो अर्ली स्टेज में होगा। दूसरा तरीका है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। 20 इयर्स की 20 साल की उम्र के बाद हर महीने में एक बार ब्रेस्ट को सेल्फ चेक करना चाहिए। इससे महिला को अपनी ब्रेस्ट की नॉर्मल फील का आइडिया हो जाता है। फिर उसके बाद अगर उस नॉर्मल फील में कभी कोई चेंज आएगा तो वो जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका टाइम पे इलाज ले सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बताइए डॉक्टर दिनेश। सेल्फ एग्जामिनेशन और कुछ डायग्नोस्टिक्स। डॉक्टर रोहित, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि डॉक्टर के पास जाने से पहले महिला सेल्फ एग्जामिनेशन कर रही है, इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे, या कुछ और ऐसी डायग्नोस्टिक कि हम किसी और वजह से गए, वहां हमें कुछ ऐसा लगा कि जिससे कि हमें संदेह हो कि हम ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि महिला जो भी है हर महीने एक बार सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करे, जिसमें वो इस चीज पे ध्यान दे कि उनकी ब्रेस्ट का पहले जो आकार था उसमें कोई परिवर्तन आया, कोई गांठ आई है, या फिर ब्रेस्ट की स्किन में रेडनेस आई है, या फिर बगल में जिसे कांक कहते हैं वहां पे कोई नई गांठ वगैरह महसूस हुई है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण होता है तो तुरंत कैंसर स्पेशलिस्ट या किसी न किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डॉक्टर रोहित, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर दिनेश ने तो बहुत अच्छे से बताया है कि इस तरह से हम इसका सेल्फ एग्जामिनेशन है या कुछ डायग्नोस्टिक्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। लेकिन अक्सर ही देखा गया है कि कुछ बुजुर्ग महिलाएं जो एडल्ट फीमेल्स हैं वो ये कहती हैं कि हमने कुछ सालों पहले ही, लाइक 1 साल या 2 साल पहले हमने मैमोग्राफी कराई है, वो नॉर्मल थी, तो हमें क्या ये जांच रेगुलर करानी पड़ती है, और करानी पड़ेगी तो कितने वर्ष में हमें करानी पड़ेगी? दूसरा, इसके कंटिन्यूशन में ही अगर हम बात करें तो क्या ये ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी है? ये अगर दादी को है, नानी को है, तो मतलब नीचे वाली जनरेशन में आने की संभावना रहती है, और कितनी रहती है? देखिए, बुजुर्गों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करके एक प्रोग्राम होता है। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पर एक पर्टिकुलर उम्र के बाद हर पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर हम हमारे डॉक्टर से मिलते हैं, एग्जामिनेशन करवाते हैं और कुछ जांचें करवाते हैं, ताकि अगर ये बीमारी हमें होती है तो जल्दी शुरुआत के स्टेज में डायग्नोस हो जाए और पूरी तरह से ट्रीट हो जाए। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम हमारा ये कहता है ब्रेस्ट कैंसर का कि हर 45 साल से ऊपर की आयु की महिला को हर साल अपने फिजिशियन से मिलना है, कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना है, फिजिकल एग्जामिनेशन कराना है और मैमोग्राफी कराना है। 45 से 54 साल तक हर साल हमें मैमोग्राफी कराते रहना है। अगर 54 साल के बाद, मतलब 45 से 54 साल तक की मैमोग्राफी सारी नॉर्मल आई है, तो हम इस इंटरवल को 2 साल में एक बार कर सकते हैं। तो यहाँ तो हम साल में एक बार मेमोग्राफी कराएं, या फिर हर 2 साल में एक बार मेमोग्राफी कराएं, और ये स्क्रीनिंग हमें 70 साल की उम्र तक कराना है, या फिर जब तक महिला फिट रहती है, या जब तक उनकी एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ जो है वो 10 साल के ऊपर रहती है, तब तक हमें ये स्क्रीनिंग कंटिन्यू करते रहना चाहिए। दूसरी बात जो आपने पूछी सर कि हेरिडिटरी कैंसर क्या होता है और क्या मदर और पैटर्नल दोनों साइड से आ सकता है, तो हेरिडिटरी कैंसर का मतलब ये होता है कि जो जीन ट्रांसमिट हुआ है हमारे पूर्वजों से, चाहे वो मदर की साइड से हो चाहे वो फादर की साइड से हो, वो जीन जो है वो म्यूटेटेड है और वो ब्रेस्ट कैंसर करने वाला जीन है, ब्रेस्ट कैंसर कारक जीन है। उस जीन के द्वारा जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर से थोड़े से अलग होते हैं, जैसे कि बहुत ही यंग एज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो जाना। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर 60 साल या उसकी उम्र के बाद ज्यादा कॉमन होता है। इन महिलाओं के अंदर 30, 35, 40 साल की उम्र के अंदर ये ब्रेस्ट कैंसर होता है। एक साथ दोनों ब्रेस्ट में कैंसर हो जाना, घर के अंदर किसी मेल रिलेटिव को भी ब्रेस्ट कैंसर होना, 2 या 2 से ज्यादा रिलेटिव्स को किसी तरह का कोई भी कैंसर होना, ये सारे लक्षण होते हैं जिसके अंदर हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर है, और अपने कैंसर फिजिशियन से मिलके हेरिडिटरी टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये हेरिडिटरी कैंसर है या नहीं। ओके डॉक्टर दिनेश, जैसा बताया आप दोनों ने कि महिलाएं अवेयर हो गई और उन्होंने स्क्रीनिंग करा ली। अब किसी महिला को अपने ब्रेस्ट में गांठ फील हुई तो वो एकदम से डर जाती है कि कहीं ये कैंसर की गांठ तो नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ब्रेस्ट में गांठ होना इज ऑलवेज कैंसर? ब्रेस्ट में जो गांठ का लक्षण है वो 80 to 90% ऑफ द टाइम सिंपल गांठ होती है और 10% के आसपास कैंसर की गांठ हो सकती है।
अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ है वो अगर यंग पेशेंट में हो रही है तो उसके बिनाइन या नॉर्मल गांठ होने के चांसेस ज्यादा है, और वही गांठ अगर 50-60 इयर्स की एज के बाद में हो रही है तो उसके कैंसर होने के चांस ज्यादा है। तो ब्रेस्ट में गांठ का पता लगते ही घबराना नहीं चाहिए, डॉक्टर से मिलें, उसकी जांच कराएं और डॉक्टर इन्वेस्टिगेशंस और एग्जामिन करने के बाद उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। अगर वो गांठ कैंसर की है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ यंग पेशेंट में कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे सिस्ट हो गई ब्रेस्ट में, एब्सेस हो गई, फाइब्रोएडिनोमा हो गया, इन कंडीशन में किसी कंडीशन में ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है और किसी में ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है। तो ब्रेस्ट का गांठ का पता लगते ही घबराने की जरूरत नहीं है। 80 to 90% ऑफ द टाइम ये आपकी सिंपल गांठ हो सकती है। ठीक है। तो डॉक्टर रोहित, अगर गांठ वाला मरीज आ गया, फीमेल विद द गांठ इन ब्रेस्ट, तो डायग्नोस हो गई कि कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे शुरू किया जाता है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है स्टेज के हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं। जनरली स्टेज 1 से स्टेज 3 का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम क्यूरेटिव इंटेंट से करते हैं, मतलब कैंसर को जड़ से खत्म करने की कोशिश के साथ करते हैं। अगर स्टेज 4 का कैंसर होता है तो क्यूरेटिव नहीं होता है, तब हमारा जो मोटिव होता है, जो मोटो होता है ट्रीटमेंट का, वो ये होता है कि पेशेंट को अच्छी से अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सके और उनकी लाइफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सके, जितना मैक्सिमम हो सके उतना एक्सटेंड कर सके। तो ट्रीटमेंट के अंदर, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास तीनों मॉडलिटीज यूज होती है जो कैंसर में जनरली यूज होती है, जिसमें कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी है। ब्रेस्ट कैंसर में साथ में हमारे पास हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और एडवांस स्टेज के अंदर इम्यूनोथेरेपी भी अवेलेबल होती है। अलग अलग स्टेज के हिसाब से अलग अलग ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर हम ये यूज करते हैं। अगर हम जनरली कहें तो क्यूरेटिव स्टेजेस जैसे स्टेज 1 से स्टेज 3 में ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट लगभग 3 महीने से 1 साल तक होता है, और बाद में हार्मोनल थेरेपी जो ओरल थेरेपीज होती है वो 10 साल तक चल सकती है। जिंदगी कैसी चलती है ट्रीटमेंट के बाद? ब्रेस्ट कैंसर के बाद जिंदगी जो होती है वो नॉर्मल होती है। बीमारी होने से पहले जैसे जिंदगी आप जी रहे थे, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद आपकी जो लाइफ होती है वो नॉर्मल ही होती है। डेफिनेटली आपको अगर हार्मोनल थेरेपी चल रही है तो कुछ टैबलेट्स वगैरह, कुछ दवाइयां कंटिन्यू करनी होती है 7 से 10 साल, तो किसी भी तरह का कोई प्रिकॉशन नहीं लेना पड़ता। ओके। डॉक्टर रोहित, तो मतलब एक बार अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो बाद में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या हमें स्क्रीनिंग फिर भी करानी पड़ती है? अगर हमारा ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो फिर हम उसे स्क्रीनिंग नहीं बोलते, उसको हम फिर फॉलोअप बोलते हैं। तो फॉलोअप हमें डेफिनेटली करना होता है, एटलीस्ट कम से कम 5 साल के लिए करना होता है। शुरू के 2 साल में हर 3 महीने में हमें अपने कैंसर एक्सपर्ट से मिलना है, हर साल में मेमोग्राफी करानी है, और बाद में इंटरवल कम होते हुए 6 महीने 1 साल हो जाता है, बट कम से कम 5 साल हमें फॉलोअप करना जरूरी है। डॉक्टर दिनेश, अगर किसी वजह से हम ब्रेस्ट कैंसर मरीज का हम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हर ब्रेस्ट कैंसर वाले मरीज की सर्जरी संभव है? और अगर संभव है तो उसका क्या आउटकम रहता है? जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर रोहित ने बताया कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकती हैं और उनको फ्यूचर में कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने या कोई प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब वो 100% क्यूरेबल डिजीज रहती है। क्या सर्जरी में भी हम इसी रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर रोहित ने बताया, स्टेज 1, 2 और 3 में सर्जरी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का। स्टेज 4 में कीमोथेरेपी का मेन रोल होता है। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी 2 तरह की होती है, एक मैस्टेक्टमी जिसमें पूरी ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं, और दूसरा है ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी जिसमें ब्रेस्ट के सिर्फ कैंसरग्रस्त हिस्से को निकाला जाता है। ब्रेस्ट की सर्जरी के बाद पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ब्रेस्ट की सर्जरी के बाद पेशेंट नॉर्मल लाइफ जीता है, उसमें उसको कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन या उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ऑपरेशन के सिर्फ 1-2 महीने तक वो जो पोस्ट ऑप केयर है वो करनी पड़ती है, जैसे कोई ड्रेन डली हुई है तो उसकी केयर, स्टिचेस जब तक रिमूव नहीं होते तो वुंड की केयर, और एक जिस साइड का ऑपरेशन होता है उस हाथ में थोड़ा एडिमा आ सकता है तो उसके लिए हम पेशेंट को एक्सरसाइज समझाते हैं। 1-2 महीने में जब पूरा वुंड हील हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाती है, उसके बाद पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है। सर्जरी से उसको कोई भी तकलीफ नहीं होती। जनरली भय रहता है कि कैंसर की सर्जरी है, बहुत बड़ी सर्जरी होगी, तो क्या ये वास्तव में इतनी जटिल होती है या और दूसरी जो नॉन कैंसर सर्जरीज हैं उनके इक्विवेलेंट ही होती है? मतलब कुछ खास ध्यान आपको इस सर्जरी में रखना पड़ता है? नहीं, आजकल कैंसर सर्जरी बड़ी सेफ हो गई है।
अगर हम ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी चाहे मेस्टेक्टमी करें या ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करें 1 से 2 घंटे का समय लगता है। अगर हम साथ में ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं तो ये अवधि जो है 3 से 4 घंटे हो सकती है। ब्रेस्ट सर्जरी बहुत सेफ है, इसमें सर्जरी के दौरान या बाद में कोई भी कॉम्प्लिकेशन रेट जो है वो बहुत कम है, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। चलिए, सर्जरी हो जाती है, सक्सेसफुल सर्जरी हो जाती है, लेकिन क्योंकि ब्रेस्ट है उसमें जैसे आपने बताया कि ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ता है, तो इस जो एसिमेट्री आई है फिजिकल लुक में, वो या आप जैसे बता रहे हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, तो उसका क्या मायने हैं, हम किस तरह से हम उसको नॉर्मलाइज कर पाते हैं? ब्रेस्ट के ऑपरेशन के बाद मेस्टेक्टमी के बाद जरूर महिला के शरीर में थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन अगर पार्शियल ब्रेस्ट रिसेक्शन हुआ है जैसे ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी तो उसमें ब्रेस्ट की शेप मेंटेन रहती है और उसमें कोई बहुत चेंज नहीं आता है। रही बात मेस्टेक्टमी की, तो मेस्टेक्टमी के बाद हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कुछ केसेस में इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जो प्राइमरी ऑपरेशन होता है उसी टाइम ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि पहले ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद ऑपरेशन के 2 साल बाद एक सेकेंड ऑपरेशन करके ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट, जिसमें एक एक्सटर्नल प्रोस्थेसिस जो है वो ब्रेस्ट के नीचे प्लेस किया जाता है, या लोकल टिश्यू फ्लैप्स को रोटेट करके ब्रेस्ट की शेप बना सकते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी को ऑप्ट नहीं करना चाहती हैं, वो एक सेकेंड सर्जरी को नहीं ऑप्ट करती हैं, तो उनके लिए एक्सटर्नल ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस अवेलेबल है, जो कि वो ब्रा में एक सॉफ्ट पैडिंग रखनी होती है, जिससे उनकी दोनों ब्रा की शेप, दोनों ब्रेस्ट की शेप नॉर्मल सी लगती है। चलिए, एक और बहुत आम सी धारणा है, मैं दोनों से कॉमन क्वेश्चन है, क्या बायोप्सी से या सर्जरी से कैंसर फैलता है? क्योंकि बहुत लोग डरते हैं कि नहीं, बायोप्सी नहीं करानी, आप कैंसर फैल जाएगा, या सर्जरी अगर अधूरी रहेगी तो फैल जाएगा, तो क्या ये सच बात? नहीं, गलत धारणा है। बायोप्सी से कोई भी कैंसर नहीं फैलता है, और इनफैक्ट हमें किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए अगर हम कीमोथेरेपी, टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी की तरफ जाते हैं तो हमें बायोप्सी करना पहले जरूरी होता है। सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर हम सीधा सर्जरी कर सकते हैं और बाद में पैथोलॉजी के अंदर हमें बायोप्सी वाले रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली बायोप्सी करने से कोई कैंसर नहीं फैलता। जो बायोप्सी प्रोसीजर्स हैं उसमें एक एफएनएसी या जो कोर बायोप्सी होती है, एक छोटी सी निडल के द्वारा ट्यूमर में से सैंपल लिया जाता है। तो इन दोनों प्रोसीजर के बाद टिश्यू ब्रेस्ट कैंसर के फैलने का कोई डर नहीं है। जहां तक हम सर्जरी की बात करें तो अगर अर्ली डिजीज है, लोकलाइज्ड डिजीज है और प्रॉपर सर्जरी की जाती है तो सर्जरी के बाद बीमारी कैंसर की नहीं फैलती है। सर्जरी या बायोप्सी के बाद बीमारी तभी फैल सकती है जब सर्जरी प्रॉपर ना हो और सर्जरी के दौरान कुछ कैंसर का हिस्सा या कैंसर ग्रस्त टिश्यू रह जाए, तो वो कैंसर ग्रस्त टिश्यू जो है वो बाद में दोबारा बढ़ सकता है। क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं आफ्टर सर्जरी? जैसे मेडिकल के बाद तो इन्होंने बोला कोई सावधानी की जरूरत नहीं है, वो अच्छी नॉर्मल लाइफ रहेंगे। क्या सर्जरी के बाद भी कुछ ऐसी जो खास बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है? देखिए, इमीडिएट पोस्ट ऑप पीरियड में तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही सिंपल मैनेजमेंट है। आपको डॉक्टर ऑपरेशन के बाद कुछ पेन किलर प्रेस्क्राइब करेंगे, आपको ऑपरेशन के बाद सेकेंड डे ही डिस्चार्ज कर सकते हैं, और ऑपरेशन के दौरान जो ड्रेन डली हुई है उसको मैनेज करना होता है। इसके अलावा हम जिस साइड का ऑपरेशन हुआ है उस साइड की आर्म्स की फिजियोथेरेपी समझाते हैं, ताकि उस आर्म और शोल्डर में कोई एडिमा ना आए और शोल्डर में कोई स्टिफनेस ना आए। डिलेड पोस्ट ऑप पीरियड की जब हम बात करें तो सिर्फ एक्सरसाइज के अलावा और कोई भी सावधानी रखने की जरूरत नहीं है। जिस साइड का ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ है उस हाथ के लिए एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें, उसके अलावा और कोई मेजर सावधानी रखने की जरूरत नहीं है। कुछ खान पान, कुछ और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर पेशेंट डायबिटिक है या कोई हार्ट डिजीज है और उसके हिसाब से उनकी डाइट एडवाइस है कुछ, तो वो फॉलो करनी है। बट ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद कोई डाइट मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रोहित, एक क्वेश्चन और जहन में आता है, ब्रेस्ट कैंसर मीन्स कि हम फीमेल्स की तरफ ही जाते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर मीन्स फीमेल कैंसर, तो क्या ये मेल्स में भी होता है? अगर होता है तो क्या वही लक्षण होते हैं, और वही लक्षण होते हैं तो क्या वही सेम ट्रीटमेंट होता है जैसा हम फीमेल्स में करते हैं? बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है, पर इतना कॉमन नहीं होता जितना फीमेल्स के अंदर होता है।
मेल्स में होने वाले सारे कैंसर्स में मेल ब्रेस्ट कैंसर केवल 1.5 से 1% से 1.5% ही होता है, और लक्षण इस बीमारी के लगभग फीमेल कैंसर जैसे ही होते हैं, जिसके अंदर स्तन में गांठ बन जाना या निपल से स्त्राव होना जिसमें पानी जैसा है, ब्लडी डिस्चार्ज दोनों ही हो सकता है, साथ में कांख में बगल में गांठें वगैरह आ जाना। यही सारे सिम्टम्स के साथ मेल ब्रेस्ट कैंसर भी प्रेजेंट करता है, और ट्रीटमेंट लमसम सेम होता है। जैसे फीमेल ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है ऑलमोस्ट वैसे ही मेल ब्रेस्ट कैंसर का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। बस हम ये मानते हैं कि मेल ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा सा एग्रेसिव होता है और उसका ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से हम एग्रेसिव प्लान करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन मैं जाते जाते एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। दर्शकों, जैसा कि हमने काफी जानकारी ली है दोनों पार्ट से, चाहे वो मेडिकल साइड हो चाहे सर्जरी का पार्ट हो, तो मेरे ख्याल से उन्होंने काफी कुछ आप लोगों को बताया है कि एक महिला कैसे अवेयर हो और कैसे अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास जाके अपना पूरा इलाज ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड करा सकते हैं। मैं आप दोनों से कुछ और पर्टिकुलर मैसेज जो एक इस अक्टूबर माह का है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस अपन मंथ इसको डेवलप कर रहे हैं, तो अपन एक नारायणा की तरफ से या एक एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट और ऑन्को सर्जन कुछ स्पेसिफिक मैसेज अगर हम फीमेल्स को देना चाहें। डॉक्टर रोहित जी बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर कभी भी ब्रेस्ट के अंदर, स्तन के अंदर कोई भी गांठ महसूस होती है या आपको कोई भी ऐसा सिम्टम लगता है जो आपको नॉर्मल से अलग लगता है, जिससे आपको लगता है कि कहीं मेरे को कैंसर तो नहीं हुआ, तो सिम्टम्स आने से या ऐसे कोई साइंस आने से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर अगर डायग्नोस हो जाता है तो पूरी तरह से सही होने के चांसेस भी काफी अच्छे हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर हम सामान्य तौर पे कहें तो स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर सही होने के चांसेस 70% है, वहीं पे स्टेज 2 के ब्रेस्ट कैंसर सही होने के चांसेस 90% है, और स्टेज 1 के 95 एंड अबव है। तो ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण आने से या फिर ब्रेस्ट कैंसर अगर डायग्नोस भी हो जाता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। कैंसर एक्सपर्ट से मिले और प्रॉपर ट्रीटमेंट का प्लान बनाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट पूरी तरह से लें। किसी तरह की कोई लापरवाही ना करें। अगर ऐसा कोई भी लक्षण आता है जो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इशारा करता है तो घर पे ना बैठें, इस चीज को दबाएं नहीं और तुरंत अपने कैंसर एक्सपर्ट से मिलें। डॉक्टर दिनेश, मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रेस्ट में किसी भी गांठ के महसूस होने पर उसको इग्नोर ना करें, उसकी इन्वेस्टिगेशंस करा के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लें। अगर बाई चांस वो गांठ कैंसर की कंफर्म भी हो जाती है तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कराएं ताकि आपका ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा आए। इसके अलावा स्क्रीनिंग, मैमोग्राफी और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने से हम ब्रेस्ट को अर्ली स्टेज, कैंसर को अर्ली स्टेज में पता कर सकते हैं, तो ये फॉलो करें। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर रोहित और डॉक्टर दिनेश कि आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर के लिए दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है इसको अपने जीवन में उतारेंगे और कैंसर, जो कि एक बहुत डरावना सा नाम होता है, उससे घबराएंगे नहीं। थैंक यू।